बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर वी आर विद लेक्चर नंबर 44 और आज के टॉपिक से हमारे पास CFG इज इक्वल टू PDA एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। अच्छा, वक्त की कमी की वजह से हम इन दो टॉपिक्स को पूरी तरह से तो कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन यह कि आपको इन्फॉर्मेशन की हद तक बहुत चीज़ आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। तो पहले तो थ्योरम नंबर 28 और 29, थ्योरम नंबर 28 लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने उसको देखा हुआ है। थ्योरम नंबर 28 क्या है कि गिवन अ लैंग्वेज L जनरेटेड बाय अ पर्टिकुलर CFG, इट मीन्स दैट लैंग्वेज इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। It means for any context-free language there is a PDA that accepts exactly that language। तो इस थ्योरम का दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का PDA बन सकता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो किसी लैंग्वेज की हो उसका PDA बना सकते हैं। और ये एक कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम हमने पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA पढ़ा था तो उसके अंदर हमने आपको बताया कि किस तरह से कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं सब के अंदर। स्टार्ट स्टेट, फिर एस को पुश करेंगे स्टैक के ऊपर, फिर एक दरमियान में पॉप स्टेट होगी, एक अकलौती पॉप स्टेट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एम्प्टी एज के ज़रिए, डेल्टा वाले एज के ज़रिए हम जाएंगे पॉप की तरफ, सॉरी रीड की तरफ, और रीड हम करेंगे अगेन एम्प्टी, यानी डेल्टा सिंबल, ब्लैंक सिंबल जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। एम्प्टी के बजाय ब्लैंक सिंबल ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो कॉमन है। उसके बाद दो तरह के हमारे पास जो हैं वो चीज़ें हमारे पास। एक तो चूँकि हम अमूमन ये कहते हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर अगर ग्रामर होगी तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये ज़रूरी नहीं है कि वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो। अगर आपकी ग्रामर किसी और फॉर्म में है तब भी ये हो जाएगा। लेकिन जो एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के लिए तो इंश्योर करेगा कि ग्रामर बन रही है। दूसरी के लिए हमें थोड़ी सी वेरिएशन करनी पड़ती है। तो आपके लिए आसानी यही रहेगी कि आप उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। बट इनफैक्ट इट इज़ नॉट एक्चुअली नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इनटू CNF और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, आपकी बुक में ग़ालिबन एक एग्जांपल ऐसी भी दी हुई है जिसके अंदर एक ग्रामर जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है उसको भी कन्वर्ट किया गया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। चैप्टर तो भी मेरे ज़हन से निकल गया है, आप अपनी बुक को देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा इट्स नॉट एक्चुअली नेसेसरी। लेकिन एल्गोरिथम के अंदर हमने इस तरह की बात की थी कि आपके पास चूँकि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर दो तरह की प्रोडक्शंस होती हैं। एक वो जिसके राइट साइड पे एक्चुअली या एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स हैं, और एक वो जिसके राइट साइड पे एग्जैक्टली वन टर्मिनल है। तो एक को हम जो टर्मिनल्स वाले हैं उनको ऊपर की तरफ पॉप करवा के रीड करवा देते हैं, ठीक है। और जो दो वेरिएबल्स वाले हैं उनको पॉप के नीचे, पॉप वाली स्टेट के नीचे उनके लेबल्स को एजेस के ऊपर उनके लेबल को पुट करके हम पुश करवा देते हैं उनके दोनों वेरिएबल्स को, लेकिन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, उल्टे ऑर्डर में। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो CNF के लिए तो ये सारा काम करेगा। जो ग्रामर CNF फॉर्म में नहीं है फिर जाहिर बात है उसको हम किसी और अंदाज में बताएंगे। तो जो एल्गोरिथम हमने आपको बताया था वो CNF के लिए तो कंफर्म काम करेगा। तो इसलिए आप, और किसी भी ग्रामर को आपने पढ़ा है, थ्योरम पढ़ा है कि एनी ग्रामर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, एनी CFG कैन बी कन्वर्टेड इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो इनफैक्ट एनी या एवरी CFG कैन बी कन्वर्टेड इनटू PDA। तो ये थ्योरम हमारा कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के ज़रिए प्रूव हो गया था। ये तो था एक यकतरफा रिलेशन कि CFG कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू CNF एंड देन अल्टीमेटली इनटू PDA। लेकिन क्या PDA से दोबारा आप कोई CFG बना सकते हैं कि नहीं, ये एक और चीज़ है, ठीक है ना। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये कह सकते हैं कि हर रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप CFG बना सकते हैं, लेकिन हर CFG के लिए आप रेगुलर लैंग्वेज नहीं बना सकते। तो इसका मतलब इक्वलिटी नहीं है, एक सुपर सेट है, एक सब सेट है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो उसके लिए हमें एक तरफा रिलेशन नहीं चाहिए, बायलैटरल रिलेशनशिप चाहिए। तो उसके लिए हमें दूसरा थ्योरम चाहिए, गिवन अ लैंग्वेज L दैट इज एक्सेप्टेड बाय PDA। अगर कोई लैंग्वेज PDA के जरिए एक्सेप्ट हो रही है तो उस PDA से आप एक CFG भी बना सकते हैं जो उसी लैंग्वेज को जनरेट करता हो, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इधर से हमें पता चला CFG से PDA बन सकता है, और यहाँ से पता चला PDA से CFG भी हम बना सकते हैं।
तो अब हम ये कह सकते हैं कि सी एफ जी इज इक्वल टू पी डी ए और इनफैक्ट एन पी डी ए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ सी एफ जी ऐसे हैं जो डिटर्मिनिस्टिक पी डी ए से नहीं बनते, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पी डी ए से बनते हैं, और वो एक सुपर सेट है जिसके अंदर सारे डिटर्मिनिस्टिक पी डी ए भी आ जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ एन पी डी ए लिखना ज़्यादा मुनासिब है। और याद रखिएगा एफ ए के अंदर जब आप सिंपली एफ ए लिखते हैं तो उससे मुराद डी एफ ए होता है, पी डी ए के अंदर जब आप सिंपली पी डी ए लिखते हैं तो उससे मुराद डी पी डी ए नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें वो एक जनरल टर्म होती है, तो हमें उसके लिए मेंशन करना पड़ता है कि आप डी पी डी ए मुराद ले रहे हैं कि एन पी डी ए मुराद ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एन पी डी ए लिख दिया। आपकी बुक के अंदर इसको पी डी ए लिखा हुआ है और उनकी मुराद भी वहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक पी डी ए ही है, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है यहाँ पे। आज के लेक्चर्स में हमारे पास थ्योरम्स ही थ्योरम्स हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये जो थ्योरम नंबर 29 है इसको हम प्रूव नहीं करेंगे एज पार्ट ऑफ अ लेक्चर, क्योंकि इसके प्रूफ के लिए हमें कम से कम 2 लेक्चर्स चाहिए अलग से, बहुत लंबा प्रूफ है इसका और हमारे पास इतना टाइम है नहीं। ऑलरेडी वी आर ऑन, आई थिंक दिस इज़ लेक्चर नंबर 44, तो हम इसको पूरा कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे हमने आज इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होता है ट्यूरिंग मशीन ऑटोमेटा थ्योरी में, ऑफ कोर्स उसको भी आखिरी हफ्ते में 1-2 लेक्चर्स हमने उसको देने। तो इस वजह से हम इसको जो आज के थ्योरम्स हैं इनको हम सबको प्रूव नहीं कर पाएंगे। जिनका प्रूफ बहुत सिंपल सा है वो तो हम आपको बता देंगे, लेकिन जिनका प्रूफ बहुत लंबा है, बहुत लेंदी प्रूफ है, ठीक है ना, तो उनको हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट काफ़ी हैं, अगर आपको थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई है तो वो फ़िलहाल इन सर्कमस्टेंसेस में काफ़ी है। थ्योरम नंबर 20 है कि अब आ गया अगला पोर्शन के प्रॉपर्टीज़ ऑफ CFL सॉरी रेगुलर लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि इफ़ L1 एंड L2 आर 2 रेगुलर लैंग्वेजेस देन देयर यूनियन, देयर इंटरसेक्शन, देयर कंकैटिनेशन और हमने क्या पढ़ा था, देयर कम्प्लीमेंट, देयर इंटरसेक्शन, ये सारी के सारे और इनका स्टार ऑपरेशन सॉरी, ये सारी के सारी जो लैंग्वेजेस बनेंगी वो सब भी रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी। मीन L1 plus L2 will also be a regular language, L1 dot L2 means concatenation, that will also be a regular language, L1 star that will also be a regular language, ठीक है, L1 intersection L2 that will also be a regular language, और आखिर में कि L1 complement that will also be a regular language। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के केस में ऐसा है नहीं, ठीक है ना। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो होंगी लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो नहीं होंगी, ठीक है ना। तो उन्हीं को स्टडी करने के लिए बेसिकली आज का लेक्चर है। थ्योरम नंबर 30, इफ L1 and L2 आर 2 context free languages then their union is also a context free languages, in other words context free languages are closed under union, ठीक है ना। तो जिस तरह 2 रेगुलर लैंग्वेजेस को अगर हम ऐड करें, ऐड का मतलब यूनियन करें, ये प्लस का मतलब यूनियन होता है, तो देयर जो नया सेट बनेगा इनके यूनियन के बाद, जो नई लैंग्वेज L3 फॉर एग्जांपल बन रही है, दैट विल आल्सो बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो इसका हम प्रूफ पहले देखेंगे बाय ग्रामर्स और उसके बाद बाय मशीन्स, ठीक है ना। तो बाय ग्रामर इसका प्रूफ क्या है कि देखो, इफ़ L1 and L2 आर 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस देन देयर मस्ट बी 2 ग्रामर्स दैट जनरेट देम। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का मतलब यही है कि उनके लिए कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो L1 के लिए जो ग्रामर है हम उसको नाम दे देते हैं CFG1, और L2 लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर है हम उसको नाम दे देते हैं CFG2, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम है जो खुद ही इसका प्रूफ है। हमने कहा कि जब हम किसी चीज़ का कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम दे देते हैं तो इनफैक्ट दैट इज़ द प्रूफ, ठीक है ना। वो एल्गोरिथम क्या है कि भाई CFG का जो स्टार्ट सिंबल था S, उसको S1 का नाम दे दें, और CFG2 का जो स्टार्ट सिंबल था उसको S2 का नाम दे दें। तो जहाँ जहाँ भी अब CFG1 में S है वहाँ S1 आ गया है, और जहाँ जहाँ भी CFG2 में S2 है वहाँ अब यहाँ पे S2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करना है, अगर दोनों वेरिएबल, दोनों ग्रामर्स में कोई ऐसे वेरिएबल है जो सेम है, मिसाल के तौर पे वेरिएबल x यहाँ भी यूज़ हो रहा है और वेरिएबल x यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो उन दोनों में फ़र्क करने के लिए हम पहली ग्रामर के अंदर जो वेरिएबल x यूज़ हो रहा है उसको x1 का नाम दे देते हैं, और दूसरी वेरिएबल में दूसरी ग्रामर में जो यूज़ हो रहा है वेरिएबल x, तो उसको हम नाम देते हैं x2 का, ताकि
दोनों की प्रोडक्शंस आपस में मिक्स ना होने जब हम इन दोनों को कंबाइन करें। तो यही पॉइंट नंबर 2 है कि इफ बोथ ग्रामर्स हैव द सेम वेरिएबल नेम्स, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ABCDF जो भी है, ऐड सबस्क्रिप्ट टू डिस्टिंग्विश देम, ठीक है ना। अब बाज़ ऐसी होंगे उनमें जिनके राइट साइड पे सेम चीज़ होगी, एक ही टर्मिनल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक था x गिव्स यू a, यहाँ भी था x गिव्स यू स्मॉल a, मतलब वही। तो x को तो आपने डिस्टिंग्विश कर लिया कि इसको x1 लिख दिया यहाँ पे, और दूसरी ग्रामर में x2 लिख दिया कि x1 गिव्स यू a, और इसमें लिख दिया x2 गिव्स यू a। तो वो a के अंदर a को हम चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जी बिल्कुल नहीं करेंगे। नो चेंज विल बी मेड टू एनी टर्मिनल। टर्मिनल्स चूँकि मज़ीद एक्सपेंड नहीं होते, इसलिए वहाँ कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, तो इसलिए उनको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये दोनों ग्रामर्स जो हमने थोड़ी सी आल्टर की हैं, ये मिला के एक रूल और ऐड करना है, तो ये हमारे पास L1 प्लस L2 के लिए लैंग्वेज बन जाएगी। वो रूल क्या है कि S कैन गिव S1 एंड S2, मीन्स प्लस का मतलब है या इस लैंग्वेज से वर्ड होगा या इस लैंग्वेज से वर्ड होगा, उस पूरी लैंग्वेज के अंदर। यूनियन में यही होता है कि दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, या इसका होगा या इसका होगा। तो हमने ये कह दिया कि S कैन गिव यू इधर S1 और S2, तो S को आप एक्सपेंड कर सकते हैं S1 में भी S2 में भी। अगर आप S1 से एक्सपेंड करेंगे तो वर्ड पहली ग्रामर का बनेगा, S2 से करेंगे तो दूसरी ग्रामर का बनेगा। तो अब आपके पास L1 प्लस S2 के लिए ग्रामर आ गई। बड़ी सिंपल है। इसकी एक एग्जांपल देख लें कि पैलिंड्रोम लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी CFG बहुत सी हो सकती है, उनमें से एक CFG ये भी है, ठीक है। अब एक दूसरी है ANBN। आपको पता है ANBN बड़ी मशहूर लैंग्वेज है जो कि CFG लैंग्वेज है, ठीक है, और उसकी एक बहुत सिंपल सा अगर हम CFG डिराइव करनी चाहें तो वो ये है, ठीक है। अब थ्योरम 30 के मुताबिक हमने करना क्या था? पहला स्टेप हमारे पास था S1 कैन बी विल बी द स्टार्ट सिंबल ऑफ फर्स्ट ग्रामर एंड S2 विल बी ऑफ सेकंड। तो देखें यहाँ जहाँ S है वहाँ S1 से हमने चेंज कर दिया, S1 टर्मिनल्स को हमने चेंज नहीं किया, ये आपके पास आ गया। फिर आपने किया दूसरी ग्रामर को S2, और यहाँ पे भी S2 ही आ गया। ये एक नई आपने ऐड कर दी कि S कैन ईदर बी S1 और S2, बात ख़त्म हो गई आपकी, ठीक है ना। इस तरह आपकी लैंग्वेज भी, इंटरनल लैंग्वेज भी ना S1 की चेंज हुई ना S2 की चेंज हुई, और आपने S1 और का मतलब होता है प्लस, यानी यूनियन S2 दोनों आपने अचीव कर लिया। तो बड़ी आसान सी एग्जांपल थी। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये आपके पास CFG है इवन पैलिंड्रोम की, और ये आपके पास CFG है ऑड पैलिंड्रोम की, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम के मुताबिक क्या होगा, जितने भी इवन पैलिंड्रोम के अंदर है वो S1 हो जाएंगे, और जितने भी ऑड पैलिंड्रोम के अंदर है वो S2 हो जाएंगे। दोनों को कंबाइन करने के लिए आप एक सिंपल ये प्रोडक्शन को ऐड करेंगे कि S कैन गिव यू S1 और X2, और बात ख़त्म हो जाएगी। तो आपने कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के ज़रिए एक चीज़ बना के दिखा दीजिए, ऐसे होता है, बाकी देख लो इससे बड़ा प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसको कहते हैं प्रूफ बाय एग्जांपल भी कहते हैं, यानी आप एक एग्जांपल बता दें, ये देखें इस तरह बनता है, और कोई भी चीज़ इससे बन जाएगी। अगर आपके पास कोई काउंटर एग्जांपल है तो बताएं कि वो नहीं बनता, इसी रूल से बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब इसी थ्योरम का एक प्रूफ बाय मशीन भी है। वो क्या है कि देखें, जिस तरह हमने इसका प्रूफ बाय ग्रामर किया कि जी अगर L1 और L2 दो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, तो इनके लिए ज़ाहिर बात है कोई ग्रामर भी होगी। कोई कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वही होती है जिसके लिए कोई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी है। और अभी हम पढ़कर आए हैं कि CFG इज इक्वल टू PDA, तो इसका मतलब अगर L1 और L2 दो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं तो उनके लिए कोई PDA भी होगा। सपोज़ एक का नाम PDA1 है, एक का नाम PDA2 है। अब आपको करना क्या है जी, सिर्फ एक ही स्टेप करना है, इनकी स्टार्ट स्टेट को कंबाइन कर देना है और बात ख़त्म हो जाएगी। आप बस सिंपल, वेरी सिंपल। एक की स्टार्ट स्टेट ये है जिसके कोई आउटकमिंग एजेस है, दूसरी की स्टार्ट स्टेट ये है, आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना और बात ख़त्म, ठीक है। एक ही स्टार्ट स्टेट से इसकी तरफ भी एजेस, इसके बाकी एजेस जिस तरह, देखिए एजेस चेंज नहीं हो रहे हैं, ये एजेस अब भी जहाँ जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं। ये स्टेट एज PDA1 की तरफ जा रहे हैं, जो इसका रिमेनिंग एलिमेंट्स से स्टेट सी, और ये जो ज़िगज़ैग से एजेस हैं, ये जो इसके PDA2 की स्टेट सी वहाँ जा रहे हैं। तो PDA3 के अंदर आप इस तरह जा रहे हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये दो मशीन्स हैं, ठीक है, एक ये PDA है, एक ये PDA। इसकी वर्किंग हमें इस वक्त कोई डिस्कस नहीं कर रहे कि इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि अगर ये दो मशीन्स हैं तो इनको कंबाइन कैसे किया जा सकता है,
ठीक है। तो कंबाइन करने का मेथड बहुत इजी है इनका। देखें, पहले तो आप स्टार्ट स्टेट को जो कंबाइन करना है तो इनकी ये वाली स्टार्ट स्टेट हटा देंगे, एक स्टार्ट स्टेट हो जाएगी इन दोनों की मर्ज होके। अब उसी स्टार्ट स्टेट से दोनों की तरफ एजेस जा रहे होंगे, बस इससे ज़्यादा काम नहीं करना। अब देखें, ये इस लैंग्वेज इस पीडीए के वर्ड्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है या इस पीडीए के वर्ड्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो इट इज़ इन फैक्ट L1 और है दिस और दिस, तो प्लस L2। तो बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ, और ये एक एग्जांपल आपके सामने है। कोई भी एग्जांपल हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी से क्वेश्चन होंगे इसके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थ्योरम नंबर 31 की तरफ, जो जिसका ताल्लुक कॉन्केटिनेशन से है। इतना हमें पता चल गया है कि इफ़ L1 एंड L2 आर टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस देन देयर एडिशन और इन अदर वर्ड्स यूनियन इज़ आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो इस थ्योरम के अंदर हम ये कह रहे हैं थ्योरम नंबर 31 के अंदर कि उनका कॉन्केटिनेशन भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आएगी, ठीक है। दूसरे अल्फाज में कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर प्रोडक्ट का मतलब कॉन्केटिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका प्रूफ बाय ग्रामर्स ओनली करेंगे, क्योंकि इसकी मशीन्स के ज़रिए इसका प्रूफ मुमकिन नहीं है, आप ये समझें फ़िलहाल, ठीक है ना। आपकी बुक के अंदर भी ऐसे ही दिया हुआ है कि इसके प्रूफ के लिए आपको पीडीए के स्ट्रक्चर में कोई बुनियादी चेंजेस करनी पड़ेंगी। जो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके अंदर हमें कुछ और सिंबल्स का कुछ और चीज़ों का, गैजेट्स का की एडिशन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके इसका प्रूफ होता है। और हम अभी ये नहीं चाह रहे कि हम अपनी मौजूदा अंडरस्टैंडिंग जो पीडीए की है उन मौजूदा सिंबल्स में से किसी और सिंबल्स का इजाफा करें या कोई और रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। तो इस वजह से हम इसका प्रूफ बाय ग्रामर्स ओनली करेंगे, सिर्फ ग्रामर के ज़रिए कि L1 एंड L2 और टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, तो ज़ाहिर है उनके लिए कोई दो ग्रामर्स भी होंगी। अब आपने काम क्या करना है? बिल्कुल सेम वही 4 स्टेप फॉलो करने हैं जो आपने थ्योरम नंबर 30 में फॉलो किए थे, सेम वही 4 स्टेप्स। सिर्फ आखिर में फ़र्क ये है कि वहाँ क्या था, S कैन गिव यू ईदर S1 और S2, यहाँ क्या S1 मल्टीप्लाइड बाय S2 कॉन्केटिनेटेड बाय S2, बस, और कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। स्टार्ट स्टेट उसी तरह पहले वाली ग्रामर की S1 कहलाएगी और दूसरे वाले की S2 कहलाएगी। और वेरिएबल्स में अगर कोई एम्बिग्यूटी आ सकती है तो उसको हम किसी तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमने कहा कि सबस्क्रिप्ट के ज़रिए रिजॉल्व कर लेंगे। टर्मिनल में कोई चेंजेस नहीं आती और आखिर में एक रूल ऐड करना है। एग्जांपल देख लें, बड़ा आसान सी आपको समझ आ जाएगी। वही एग्जांपल है पैलिंड्रोम और ANBN की, ठीक है। तो यहाँ जहाँ S है वहाँ S1 कर दिया आपने, जहाँ यहाँ दूसरी ग्रामर में जहाँ S है वहाँ आपने S2 कर दिया। अब आपने करना क्या है कि ये दो रूल्स तो अपनी जगह रहेंगे, एक नया रूल इजाफी कर दिया कि S कैन गिव यू S1 S2, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस लैंग्वेजेस। पहले S1 में से कोई वर्ड बनेगा, इट मे बी एम्प्टी, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा तो इसका एक नया वर्ड बनने के लिए S2 का एक वर्ड भी इसके साथ कॉन्केटिनेट करना ज़रूरी है, एंड दैट मे बी एम्प्टी, क्योंकि S1 और S2 दोनों जो हैं नलेबल भी हैं, तो वो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ईजी सा बिल्कुल वो है। अब आ जाते हैं थ्रू नंबर 33 की तरफ, और इसका प्रूफ भी हम थ्रू ग्रामर्स ओनली करेंगे, ठीक है। मशीन्स के ज़रिए इसका प्रूफ भी में भी हमें पीडीए के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं जो हम इस वक्त चाह नहीं रहे, ठीक है। तो इस वजह से हम उसका थ्रू ग्रामर्स, क्योंकि प्रूफ तो एक भी काफ़ी होता है, ठीक है। और वो पहले थ्योरम क्या है कि इफ़ L इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन L स्टार इज़ 1 2, मीन्स L स्टार जो लैंग्वेज बनेगी वो भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगी। और इन अदर वर्ड्स द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर क्लीन स्टार ऑपरेशन, ठीक है। अब ग्रामर्स के ज़रिए प्रूफ क्या है? सिर्फ 2 चीज़ें। देखिए, आपको एक ग्रामर दी है, ठीक है। अगर L कोई ग्रामर है तो उसका आपने स्टार मालूम करना है। तो L कोई भी लैंग्वेज है उसकी कोई ग्रामर होगी, CFG होगी, उसके अंदर कोई स्टार्ट सिंबल होगा, आपको सिर्फ उस स्टार्ट सिंबल को S1 करना है। अब आपको एक नई प्रोडक्शन ऐड करनी है और बस। वो नई प्रोडक्शन असल में करेगी क्या? वो नई प्रोडक्शन है वो कह रही है कि या तो एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि L स्टार का मतलब है, स्टार मीन्स एम्प्टी, तो एम्प्टी के लिए अगर पहली वाली लैंग्वेज में एम्प्टी नहीं है तो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ रहा है। और दूसरा ये कि आप इसको कितनी दफ़ा भी रिपीट कर सकते हैं S1 को। तो हमने कहा जी S कैन गिव यू S1 1 टाइम्स, अगर इसके साथ लगा हुआ S जो रिकर्सिव स्टेप है वो एम्प्टी हो जाए, और ये मज़ीद एक्सपेंड होके S1 और ये वाला S मज़ीद S1 S में एक्सपेंड हो सकता है, तो इट कैन गिव यू 2 S1s,
ठीक है ना, और ये फिर इसको हम आखिर में एम्प्टी कर सकते हैं। तो इस तरह आप चाहें तो जितने मर्जी इंस्टेंस यानी एस को जितनी दफ़ा मर्जी S1 में एक्सपेंड कर लें और S1 से आपको आंसर मिल जाएगा, तो इट विल बिकम L स्टार, ठीक है ना, आसान है बिल्कुल। ये एग्जांपल है पैलिंड्रोम की, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस S को आपने चेंज कर देना है, ठीक है। हमने पहला रूल क्या कहा कि चेंज द स्टार्ट सिंबल ऑफ CFG टू एनी अदर सिंबल, सपोज S1, S2, S3, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपकी बुक में उसको X सिंबल कर दिया है ताकि S1, S2 से जान छुड़ाई है उन्होंने, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये आपके पास ओरिजिनल था जिसके अंदर S स्टार्ट सिंबल था और इन दो जगह भी मज़ीद S था। आपने कहा कि भाई इस S को, इस S को और इस S को किसी नए सिंबल में बदल दो। वो सिंबल S1 भी हो सकता है, S2 भी, S3 भी, लेकिन हम उसको X में बदल रहे हैं तो हमने यहाँ भी X लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। अब हमें एक नया रूल ऐड करना है जिसके मुताबिक S एम्प्टी भी हो सकता है और S X के X S गिव्स यू X S मीन्स के X के इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप इससे जनरेट कर सकते हैं। 1x भी हो सकता है, 2x भी, 3x भी और देयर में भी 1000 एक्सेस। तो इनफैक्ट दैट इज़ व्हाट स्टार मीन्स, ठीक है ना, कि उसका आप चाहें तो कोई भी इंस्टेंस कंसिडर ना करें, दैट मीन्स एम्प्टी, और चाहें तो एक कंसिडर करें, 2, 3, 4 या जितने मर्जी। तो वो इस रिकर्सिव स्टेप के ज़रिए आप बार बार एस के ज़रिए वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट विल बिकम पैलिंड्रोम स्टार लैंग्वेज। तो ये बहुत ईजी से स्टेप्स थे। आज के लेक्चर में कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं हैं, बस कुछ बेसिक बातें, इन्फॉर्मेशन है असल में, वो आपसे शेयर हो रही है, ठीक है। और ये 2-3 चैप्टर्स का खुलासा है, तो 2-3 चैप्टर इकट्ठे आज के लेक्चर के अंदर ही खुलासे के तौर पे हो गए, ठीक है ना। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़े बड़े टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब ये 2 थ्योरम आ रहे हैं 35 और 36। इन थ्योरम्स को यहाँ ज़िक्र करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आपको पता चले कि जिस तरह पंपिंग लेमा था रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, कि जिसके ज़रिए हम ये चेक कर सकते थे कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। जो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करे वो रेगुलर है, जो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं करती है वो नॉन रेगुलर है। इसी तरह CFGs के लिए भी एक पंपिंग लेमा है, जो लैंग्वेज उस पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करती है दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और जो उसको सेटिस्फाई नहीं करती है दैट इज़ इन फैक्ट अ नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। वो अब चाहे तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी हो सकती है या अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज भी हो सकती है, वो इसके अपर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बट दैट इज़ इन फैक्ट नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री। अब पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस में क्या था, आप वर्ड के 3 हिस्से करते थे और दरमियान वाले पोर्शन को पंप करते थे। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए जो पंपिंग लेमा है वो है कि आप अपने वर्ड के 5 हिस्से करने हैं और उसमें 2 हिस्सों को आप पंप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है। इसके हम कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बस थ्योरम का पता होना चाहिए, ठीक है ना। बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी ये पंपिंग के ज़रिए कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, ठीक है। इसके कोई न्यूमेरिकल्स या इसके कोई क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपसे सिर्फ इतनी डिमांड है कि आपको बस थ्योरम का बताओ, नथिंग मोर, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने वहाँ पे देखा था पंपिंग लेमा के 2 वर्जन्स थे, एक इसी तरह का सिंपल वर्जन था और एक वो था जिसमें हम थोड़े कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा लगा देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक दूसरा वर्जन है जिसके अंदर हमने कंस्ट्रेंट्स थोड़े ज़्यादा लगा दिए कि जी इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, इन दोनों की लेंथ मिला के इतनी होनी चाहिए। तो उसके बाद पंपिंग के नतीजे में जो वर्ड्स आएंगे वो इसी लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। इसके अंदर कुछ लाइव प्रेजेंटेशन या लाइव प्रोडक्शन या डेड प्रोडक्शंस का भी जो है गेम है, और वो लाइव और डेड प्रोडक्शंस क्या होती हैं वो मुख्तलिफ वो भी एक अलग से एक कहानी है, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल हम छोड़ें, ठीक है। ये इंक्लूड सिर्फ इसलिए किया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। ये वाली इस पूरी आज के लेक्चर का ये वाला 14 नंबर स्लाइड है, ये आपके एग्ज़ाम में इंक्लूडेड नहीं है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी नहीं है, बस ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं था कि इसका भी एक सेकंड वर्जन है जो इससे ज़्यादा मैच्योर है। आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को याद रखें तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। कि ऑफ कोर्स आपको कुछ तारुफ हो जाए, ऐसा ना हो कि हम बगैर तारुफ के आगे गुजर जाएं, ठीक है। थ्योरम नंबर 37। देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस
को अगर हम ऐड करते हैं, यूनियन करते हैं, तो आंसर कॉन्टेक्स्ट फ्री आता है। वेल एंड गुड। उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, यानी उनको हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, तो आंसर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री आता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम उसका क्लीन स्टार ऑपरेशन लेते हैं तो वो भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री आता है। बहुत अच्छा हो गया जी। अब बारी रह गई दो चीज़ों की, एक इंटरसेक्शन और एक कम्प्लीमेंट। तो पहले हम इंटरसेक्शन को देख लेते हैं। तो थ्योरम हमें यह कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस इज़ नॉट ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट फ्री, और इन अदर वर्ड्स इट मे बी और मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री। कभी होता है, कभी नहीं होता। तो आप कोई पक्की ठक्की बात नहीं कर सकते। हाँ, आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होता, अब ये भी नहीं कह सकते कि होता है। कभी होता है, कभी नहीं होता है, बस। तो हम दोनों की एक एक मिसाल आपको दे देंगे। प्रूफ बाय एग्जांपल काफ़ी है, ठीक है ना। प्रूफ बाय एग्जांपल में आप दोनों की एक एक मिसाल दे देंगे। देखें, मे बी कॉन्टेक्स्ट फ्री की ये मिसाल है, देखें है। तो एक किसी चीज़ के प्रूफ के लिए उसका एक इंस्टेंस होना ही काफ़ी है, ठीक है भाई। अगर आपको ये साबित करना है कि किसी इलाके में इंसान बसते हैं, तो उस इलाके के इंसानों में से किसी एक इंसान को पेश कर दें। ये देखें, ये इंसान है उस इलाके का, इसका मतलब उस इलाके में इंसान है, क्योंकि कम से कम एक तो है ना, ठीक है। तो इस तरह प्रूफ बाय एग्जांपल आपने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ा होगा। प्रूफ करने की एक बहुत बड़ी और आसान किस्म है, ठीक है ना। तो इस तरह मे नॉट की भी हम एक एग्जांपल पेश कर देंगे एंड दैट विल बी प्रूफ्ड, ठीक है ना। अच्छा, तो हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, एक मे और एक मे नॉट। तो हम पहले एग्जांपल देंगे मे बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की, और फिर हम देंगे मे नॉट की भी। मे की तो एग्जांपल बड़ी आसान है। देखिए, पिछले थ्योरम्स को देखें। थ्योरम नंबर 19 ने हमें यह कहा था कि ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री। वेरी गुड। अब दो रेगुलर लैंग्वेजेस जो कि हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री होंगी, उनका इंटरसेक्शन हमारे पास हमेशा रेगुलर ही होता है। थ्योरम नंबर 12 में हमने पढ़ा था। तो अगर L1 और L2 दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी हैं, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा रेगुलर ही आएगा। और अगर रेगुलर है तो हमें जानते हैं थ्योरम नंबर 19 में कि रेगुलर लैंग्वेजेस होती कॉन्टेक्स्ट फ्री है, तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन जैसा कि रेगुलर है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है। तो अगर आपने कोई दो ऐसी लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन लिया है जो रेगुलर हैं, और हमें थ्योरम नंबर 12 ये कहता है कि उनका इंटरसेक्शन हमेशा रेगुलर आएगा, तो इसका मतलब और हमें ये भी पता है कि हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है, तो इसका मतलब एक लैंग्वेजेस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है कि जो रेगुलर है, तो रेगुलर है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है, और उनका इंटरसेक्शन भी रेगुलर यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है। तो मे की एग्जांपल तो हमें मिल गई। अब हम मे नॉट की एग्जांपल देते हैं, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं कि भाई इतना तो पता चल गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं भाई। सारी रेगुलर लैंग्वेज जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री भी हैं, उनका इंटरसेक्शन रेगुलर यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होता है। तो क्या कोई ऐसी मिसाल भी है जिसमें नहीं होता, ताकि हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट अप्रूव हो जाए? हमने कहा जी देखें, इक्वल लैंग्वेज है इन विच ऑल वर्ड्स विच कंटेन्स ऑल वर्ड्स विद द सेम नंबर ऑफ एज एंड बीज, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अब L2 हमारे पास एक और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, A N B M A N। यहाँ पे देखें, M कैन बी एनी नंबर, M कैन बी इक्वल टू N और नॉट इक्वल टू N, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आपको सिर्फ एक स्टैक चाहिए, AN। जैसे ही आप A रीड कर रहे हैं, आप उतने ही लेटर स्टैक पे पुश कर दें। उसके बाद B जितने भी हैं, एक है, दो हैं, तीन है, जितने भी हैं सब रीड कर लें, कुछ पुश पॉप ना करें। और आखिर में जब दोबारा A रीड करने आएँ, तो जो पहले पुश किए थे उनसे कंपेयर करें, ये उतने ही होंगे। तो असल में AN और AN कंपेयर हो रहे हैं। M कैन बी एनी, M 1 2 3 4 जितने मर्जी हो सकते हैं, और M का N के बराबर होना या ना बराबर होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको एक स्टैक के ज़रिए ये PDF में मिल जाएगा। तो जब इसका PDF बन सकता है, तो इसका मतलब ये लैंग्वेज भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आ गई। इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो ये लैंग्वेज आ रही है। कैसे? देखें, यहाँ है कि सेम नंबर ऑफ एज एंड बीज, और यहाँ ये है कि पहले कुछ एज होंगे, बाद में भी एज होंगे, और फिर बी, यानी इसमें ऑर्डर है A और B में। अब देखें, A और B में ऑर्डर है, और M N के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें कोई हमें मसला नहीं है। और यहाँ पे यह है कि एज और बीज सेम है। तो क्या ऐसे वर्ड्स जो इस ऑर्डर में हों और उसमें एज और बीज की तादाद सेम हो, वो यही लैंग्वेज बनती है कि देखें ऑर्डर में हैं और जितने एज हैं मिलाकर, N इधर N इधर, उतने ही
यहाँ दरमियान में उससे यानी इन दोनों को मिला के n और n उतने ही दरमियान में बीज हैं, तो दोनों के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है कि इस ऑर्डर के अंदर भी हैं और सेम नंबर ऑफ एज एंड बीज भी हैं। अब ये जो लैंग्वेज है इसका पीडीए जब आप बनाएंगे तो हमने चूँकि इसका जो पंपिंग लेमा है पिछले जो थ्योरम हमने पढ़ा है ये वाला थ्योरम नंबर 35 और 36, इसको सिर्फ हमने पढ़ा है। इसकी 35 की तो सिर्फ स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, 36 सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इन थ्योरम्स को अगर हम अप्लाई करते तो हम इसको प्रूव भी कर सकते थे कि ये जो है ये नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ठीक है ना। लेकिन हम वैसे भी आपको बता देते हैं कि ये एक स्टैक के ज़रिए होगा नहीं, ठीक है। और दो स्टैक्स का मतलब कि ये पीडीए के ज़रिए नहीं हो सकता, क्योंकि पीडीए में एक ही स्टैक होता है। क्योंकि पहला स्टैक आपको चाहिए एज नोट करने के लिए, हर ए के बदले आप दो अल्फ़ाबेट्स, दो करेक्टर्स को आप क्या कर रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे, ठीक है। और फिर हर बी जब आप रीड करेंगे तो एक को आप पॉप करवाएंगे, तो स्टैक आपका खाली हो चुका होगा। जब आप दोबारा से एन देखेंगे तो आपके पास कोई चीज़ वैल्यू नहीं होगी, तो आपको कम से कम दो स्टैक चाहिए। और दो स्टैक्स असल में पीडीए के अंदर अलाउ नहीं है, वो तो हमने सिर्फ एक वेरिएशन थोड़ी सी एक रखी थी, एक नया फ्लेवर हम चेक कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये पीडीए इसका बन नहीं सकता है, इस वजह से ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ये हमें एक एग्जांपल मिल गई कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस इज़ नॉट कंपल्सरी, इट मे नॉट बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इट मे बी अ नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, ठीक है ना। तो ये थ्योरम के दोनों पार्ट इसके प्रूव हो गए। और इस थ्योरम का सिर्फ बड़ी सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि ये दो लैंग्वेजेस हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं कि नहीं लैंग्वेजेस, और उसके बाद उसका आंसर जो है वो आपको जिस तरह यहाँ पे पता चल रहा है कि एक स्टैक से नहीं काम हो सकता, तो आप कह सकते हैं कि ये नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तो ये इनके क्वेश्चन भी बड़े सिंपल हैं, बस थोड़ा सा आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए बेसिक। बाकी ज़्यादा डिटेल में चूँकि हम इसको पढ़ भी नहीं रहे, तो ज़्यादा डिटेल में इनके न्यूमेरिकल्स भी हम ज़ाहिर बात है सॉल्व नहीं करेंगे, इनके जो क्वेश्चन है सॉल्वेबल वो भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, जो बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल बेस है, जो टेक्निकल पॉइंट है इसमें, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए बस। अब आखिरी रह गया था हमारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट। तो थ्योरम नंबर 38 ये कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री आए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री आए। इट मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री। मे की तो एग्जांपल बड़ी आसान है, क्यों? आपने सिर्फ एक मिसाल ऐसी देनी है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की कि जिसका कॉम्प्लीमेंट भी कॉन्टेक्स्ट फ्री हो। तो देखें, आपको पता है कि अगर एल कोई रेगुलर लैंग्वेज हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता है, वो थ्योरम नंबर 11 में आपने पढ़ा है। और आपको पता हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है, तो जब ये भी रेगुलर है ये भी रेगुलर है, तो इसका मतलब एल एक रेगुलर लैंग्वेज है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होती है, और एल डैश भी एक रेगुलर है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होती है, हर रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगी कि जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होती हैं, और उनका कम्प्लीमेंट रेगुलर होने के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है। तो वो तो एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है ना। बात आ जाती है मे नॉट की भी। तो मे नॉट की एग्जांपल हम इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, जिसको इनडायरेक्ट आर्गूमेंट या इनडायरेक्ट प्रूफ भी कहते हैं। तो हम पहले ये सपोज करते हैं कि ठीक है जी, दो लैंग्वेजेस हैं L1 और L2, ठीक है। तो हम सपोज ये करते हैं, सपोज कि हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ही होता है। हाँ, ये जो मे नॉट लिखा है ना, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में यही होता है ना, जो स्टेटमेंट है आप उससे डिसएग्री करते हैं। मैं एग्री नहीं करता कि दो के कम्प्लीमेंट है ना, हाँ, कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हो सकता, भाई हमेशा होता है, ठीक है। तो सपोज द कम्प्लीमेंट और एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वाज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ठीक है। ये हमारा हाइपोथेसिस है। हमने कहा जी हम मानते नहीं है कि ऐसा नहीं होता, मे नॉट को मानते ही नहीं है। अब हमने कहा ठीक है जी, हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है। आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि अब दो लैंग्वेजेस हमारे पास L1 L2, और दोनों हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं।
तो अब कहते हैं कि देखें जो दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आपके पास आई हैं उनका कम्प्लीमेंट भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होना चाहिए, क्योंकि आपने पहले कहा है कि मैं तो ये मानता हूँ कि उनका कम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री है। इसका मतलब L1 और L2 का जो कम्प्लीमेंट है वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होना चाहिए। आपने कहा जी हाँ, ये बात तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा, अभी हम पीछे थ्योरम नंबर 30 में पढ़ के आए हैं कि अगर दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज है तो उनका एडिशन भी क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री। आपने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनका एडिशन भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, उनका एडिशन भी चूँकि कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ठीक है। तो अब आप अगला पॉइंट देखें कि हमने पहले कहा कि L1 और L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं, फिर हमने कहा जी हमारे सपोजिशन के मुताबिक उनका कम्प्लीमेंट भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फिर हमने कहा कि चूँकि ये कम्प्लीमेंट वाली लैंग्वेज भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, तो थ्योरम नंबर 30 ये कहता है कि उनका एडिशन भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है। हमने कहा जी बिल्कुल, उनका एडिशन भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अब हमने कहा कि ये जो सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, हमारी सपोजिशन के मुताबिक अगर हम इस का होल कम्प्लीमेंट ले लें तो वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होना चाहिए। हमने कहा जी बात तो यही बन रही है। तो हमने कहा कि जब बात यही बन रही है तो इसको अगर आप डिमॉर्गन्स लॉ में चेंज करें तो आंसर क्या आता है। देखें, L1 कम्प्लीमेंट प्लस का मतलब यूनियन L2 कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है L1 इंटरसेक्शन L2। और पिछले थ्योरम से हम ये प्रूव करके आए हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस इज़ नॉट ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट फ्री। बहुत सी जगहों पे ये नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री भी आएगा। तो इसका मतलब ये कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, क्योंकि आखिर में हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन आ रही है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ये एक्सप्रेशन कह रही है कि हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं आता, और हमने सपोज किया था नहीं आता है, मे बी वाली कंडीशन को मानते नहीं हो, जबकि ये कहता है नहीं, इट मे बी, क्योंकि इंटरसेक्शन का आंसर मे बी नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री। इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी और मे बी वाला पोर्शन साबित होता है। हमें किसी एग्जांपल से प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपल मैथ्स के साथ इसको हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है ना। चलें अब आगे चलते हैं, आज की आखिरी स्लाइड है, ठीक है ना। तो अब ये देखेंगे सारे थ्योरम्स थे जिनके ऊपर हमने काम करना था, जिनको हमने प्रूव करना था, और इनके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। लेकिन चूंकि हम ये सारा काम अभी नहीं कर सकते, तो ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे या वैसे आपको सिर्फ इनका इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इन लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज़ कम से कम क्या है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम पॉइंट्स की फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं कि जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ CFL, प्रॉपर्टी नंबर 1 दे आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, प्रॉपर्टी नंबर 2 दे आर क्लोज्ड अंडर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी नंबर 3 दे आर क्लोज्ड अंडर क्लीन स्टार ऑपरेशन, प्रॉपर्टी नंबर 4 they are not, their intersection is not always context free, और property number 5 their complement is also not always context free। property number 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे उसको देख लें तो हम इसको 2 स्लाइड्स में वैसे भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ का तो हमने प्रूव कर लिया और कुछ को आप सिर्फ पॉइंट्स के तौर पे समझ लें कि इनके प्रूफ्स और एग्जांपल फिलहाल हम नहीं देख रहे, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज विद अ रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ठीक है। इतना तो हमें पता चला कि इंटरसेक्शन, ये थ्योरम, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस मे बी और मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री एंड अ रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट फ्री। बस ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शन हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री रहेगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी कि ये जो आखिरी 4 हैं ये डिसाइडेबिलिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। आपको याद होगा हमने ये डिसाइड किया था कि वेदर टू रेगुलर एक्सप्रेशन हैव द सेम आर इक्वल और नॉट, ठीक है, या वेदर टू FAs आर इक्वल और नॉट, ठीक है ना, वेदर अ स्ट्रिंग में बी एक्सेप्टेड बाय एन FA और नॉट, ठीक है, वेदर नल स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड बाय द लैंग्वेज और नॉट, ठीक है ना। तो ये हमने डिसाइडेबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ भी डिसाइडेबिलिटी की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, बस इनको समझ लीजिए कि अगर कोई CFG आपके पास है तो क्या ये डिसाइडेबल है कि वो कोई वर्ड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, यानी क्या आप
के पास कोई एल्गोरिथम है जो फाइनाइट स्टेप्स के अंदर ये बता दे कि ये कोई वर्ड जनरेट करेगा भी कि नहीं करेगा? हमने कहा जी यस, देयर इज़ एन एल्गोरिथम, मीन दिस प्रॉब्लम इज़ डिसाइडेबल, ठीक है ना। तो गिवन ए CFG देयर इज़ एन एल्गोरिथम टू डिटरमिन वेदर और नॉट इट कैन जनरेट एनी वर्ड और नॉट। तो नंबर 42 कि आपके पास CFGs के अंदर कोई नॉन टर्मिनल्स होते हैं, तो क्या आपके पास कोई एल्गोरिथम ऐसा है, यानी ये प्रॉब्लम क्या डिसाइडेबल है, यानी क्या इसको फाइनाइट स्टेप के अंदर कोई यस नो फॉर्म में इसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं कि नहीं, कि कोई नॉन टर्मिनल किसी वर्ड को जनरेट करने में कभी यूज़ भी होगा कि नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा वर्ड है। तो देयर एन एल्गोरिथम टू डिसाइड वेदर और नॉट अ गिवन नॉन टर्मिनल इन अ गिवन CFG इज एवर यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ वर्ड्स। हम कहते हैं यस देयर इज एन एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम क्या, हम उसको स्टडी नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसका यस नो का आंसर देख रहे हैं कि यस देयर इज एन एल्गोरिथम टू डिसाइड whether or not a given non-terminal in a given CFG is ever used in the generation of words or not। यानी कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो यूजलेस हो, या कोई ऐसा वर्ड तो नहीं, सॉरी कोई ऐसा नॉन टर्मिनल तो नहीं है जो यूजलेस हो या जो नॉन रीचेबल हो। क्या इसको डिसाइड करने का कोई मेथड है? हमने कहा जी है। मेथड क्या, उससे हमें गरज नहीं है, लेकिन हमें इतना पता चलना चाहिए कि ये चीज़ डिसाइड हो सकती है, ठीक है। और डिसाइडेबिलिटी का मतलब क्या था कि उसके लिए कोई डिसीजन प्रोसीजर हो। डिसीजन प्रोसीजर का क्या मतलब था? ऐसा अफेक्टिव सोल्यूशन हो जिसका यस नो की फॉर्म में आंसर हो। और अफेक्टिव सोल्यूशन क्या होता है कि जिसको फाइनाइट स्टेप्स के अंदर उसका एल्गोरिथम हम डिफाइन कर सकें, या फाइनाइट स्टेप के अंदर हम बता सकेंगे जी इतने स्टेप्स के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उसी चीज़ को आप थोड़ा सा ताज़ा कर लीजिए। तो नंबर 43, अच्छा उधर यहाँ भी ये टेस्ट है कि क्या कोई CFG, देखिए हमें पता है कि CFGs ऐसी भी होते हैं जो फाइनाइट लैंग्वेजेस बनाती हैं, और कोई ऐसी CFG भी होती हैं जो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस बनाती हैं। बास का ट्री आगे जाया जा रहा है और उनका ट्री इनफाइनाइट होता है, तो उनकी लैंग्वेज भी इनफाइनाइट होती है। और बास के ट्रीज़ फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज फाइनाइट होती है, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा है जब हम टोटल लैंग्वेज ट्री बना रहे थे। तो हम कहते हैं क्या ये डिसाइड किया जा सकता है कि कोई CFG इनफाइनाइट लैंग्वेज बनाएगी या फाइनाइट लैंग्वेज बनाएगी? हम कहते हैं बिल्कुल जी, डिसाइड किया जा सकता है। उसका एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम क्या है वो आप छोड़ दें, लेकिन आप हमसे ये पूछ रहे हैं ना किया जा सकता है क्या नहीं, तो जी बिल्कुल ये एक थ्योरम है जो ये हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम डिसाइडेबल है। बस अभी इतना ही जानना ज़रूरी है इतने टाइम में। हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो हम इसको डिटेल से करते हैं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए बस कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इज़ दिस प्रॉब्लम डिसाइडेबल, ट्रू फॉल्स, तो आप बता सकें कि ये प्रॉब्लम डिसाइडेबल है कि नहीं। थ्योरम नंबर 44, गिवन अ CFG एंड अ वर्ड W इन द सेम अल्फ़ाबेट वी कैन डिसाइड वेदर और नॉट W कैन बी जनरेटेड बाय CFG। कहते हैं कि एक CFG है आपको दी हुई है और उन्हीं के अल्फ़ाबेट्स, उसी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट से बना हुआ एक वर्ड है, तो क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं, यानी क्या कोई अफेक्टिव प्रोसीजर है जिसका आंसर यस नो फॉर्म में हो और वो हमें बताए कि जी ये वर्ड इस ग्रामर से जनरेट हो सकता है कि नहीं? हमने कहा जी बिल्कुल हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है, इस प्रॉब्लम के लिए कोई डिसीजन प्रोसीजर है हमारे पास, ठीक है। एक अफेक्टिव सोल्यूशन है जिसका आंसर यस नो फॉर्म में है कि हाँ जी ये स्ट्रिंग इस वर्ड्स इस ग्रामर से जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता, बस इतनी बात है। तो ये चारों प्रॉब्लम्स 41, 42, 43, 44 में डिसाइडेबल हैं। क्या पहला प्रॉब्लम क्या है कि वेदर अ CFG जनरेट्स एनी वर्ड और नॉट, तो ये प्रॉब्लम भी डिसाइडेबल है। दूसरा, एक कोई नॉन टर्मिनल ऐसा तो नहीं जो यूजलेस हो, यानी या नॉन जनरेटिंग हो और या नॉन रीचेबल हो, यानी वो किसी वर्ड की जनरेशन में इस्तेमाल नहीं होता, तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई करना, क्या इसके लिए कोई हमारे पास इफेक्टिव प्रोसीजर है? क्या ये प्रॉब्लम डिसाइडेबल है? हमने कहा जी बिल्कुल ये भी डिसाइडेबल है। सो नंबर 43 ये कह रहा है कि इन्फिनिटी टेस्ट, कोई लैंग्वेज इनफाइनाइट है या फाइनाइट है जो CFG से जनरेट हो रही है, क्या इसको आप डिसाइड कर सकते हैं? हमने कहा जी इसको भी हम डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो हमसे पूछा ही नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे जी कर सकते हैं। हमने कहा जी यस वी कैन डू इट। और फिर नंबर 44 में कि एक वर्ड दिया, एक CFG दिया है,
ये वर्ड क्या इस CFG से जनरेट हो सकता है कि नहीं, हम कहते हैं हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिसाइडेबिलिटी इन सब की ट्रू है। ठीक है, बस इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है फ़िलहाल। ठीक है ना, अगर हमारे पास वक्त होता तो हम इनको 2-3 लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ते, और जिस तरह हमने रेगुलर लैंग्वेजेस की डिसाइडेबिलिटी को पढ़ा था, रेगुलर लैंग्वेजेस की इन प्रॉपर्टीज़ को, एक एक प्रॉपर्टी का प्रूफ, एग्जांपल बहुत डिटेल से हमने किए थे, तो हम यहाँ भी करते। तो हम ज़ाहिर बात है डिटेल आप लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन ऑफ कोर्स आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, और इतनी फ़िलहाल आप लोगों से डिमांड है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे तकरीबन 3 चैप्टर्स के बेसिक जो टॉपिक्स थे और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उनसे आपको मिल सकती थी, वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे जमा हो गई है। अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का टॉपिक क्लोज़ करेंगे और इससे ऊपर बढ़ेंगे टाइप 0 टाइप 1 लैंग्वेजेस की तरफ। टाइप 1 लैंग्वेजेस के लिए पता नहीं हमें वक्त मिल सके या ना मिल सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगले लेक्चर्स में हम ये कर देंगे कि जो पिछले प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, अगर उनमें से किसी का आंसर बच्चों ने नहीं दिया तो वो मैं डिस्कस कर लूँ। बाकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का टॉपिक क्लोज़ हो गया, उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लो। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।